welcome all the viewers to this question and answer series. सभी श्रोताओं का स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। पिछला लेक्चर में व्हाट्सएप पर जितने प्रश्न आए थे वो सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। आज यूट्यूब पर जो प्रश्न आए हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया है उसी सब प्रश्नों का उत्तर 1 बाई 1 करके दे रहे हैं। जिन्होंने भी प्रश्न किया है वो अपना प्रश्न का उत्तर सुन करके अपना लाभार्जन करें और जहाँ भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल करें या अपना ज्ञान वर्धन करें। कुछ लोगों ने कोड वर्ड में लिखा है, कुछ लोगों ने लगता है ईमेल आईडी कर लिख दिया है, नाम लिखा है तो पेशा नहीं लिखा है और पता नहीं लिखा है। और प्रश्न के हिसाब से जवाब हम देते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता के हिसाब से भी जवाब होता है। अगर कोई विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, यानी कि अधिवक्ता हैं या विद्यार्थी हैं विधि के या न्यायिक पदाधिकारी हैं, उनका जो प्रश्न होगा उसका प्रश्न करने का तरीका अलग होगा और उसका जवाब हमको उनके स्तर के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन एक आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो कानून का विद्यार्थी नहीं रहा या कानून की जानकारी या उतनी समझ या पकड़ नहीं है, उसको कानून की जटिल जो परिभाषा है वो बताने में भी हमको दिक्कत होगी और उनको समझने में दिक्कत होगी, या व्याख्या बहुत ज़्यादा करने से कोई लाभ नहीं होगा और समय बर्बाद होगा। इसीलिए कानून के बहुत से जटिल प्रश्नों का उत्तर पूछने वाले व्यक्ति जरूर अपना कम से कम व्यवसाय लिख दे ताकि हम समझ सकें कि किस स्तर तक उनको उत्तर देना चाहिए, ताकि उनको जिस उद्देश्य से प्रश्न किए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये भी वैसा ही है जिसमें कोई नाम नहीं है। ये फन कॉमेडी, FUN फन कॉमेडी COMEDY के नाम से प्रश्न किए हैं। और इनका प्रश्न है कि खतियान में 2 आना 4 आना जो लिखा रहता है वो कैसे कैलकुलेट करें, बताएं, उसका क्या मतलब। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो आप जब खतियान के हिस्सा के हिसाब से कहीं दावा करना चाहते हैं तो जो व्यक्ति के पास जाइएगा, जो जानकार व्यक्ति के पास, वो जोड़ करके आपको बता देगा। या तो वो अधिवक्ता हो या अधिवक्ता लिपिक हो या कुछ गांव देहात के लोग, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग जो खतियान बनते देखे हैं या खतियान की प्रक्रिया में सर्वे में भाग लिए हैं या किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहे या उनके पास खतियान है, किसान है और उनको अनुभव है इस सब का, वो लोग भी जानते हैं। एक मोटा मोटी छोटा सा हिसाब बता देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 100 बीघा जमीन है, वो खतियान में लिखा हुआ है 100 बीघा, और ठीक है उसमें कई व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए अभी आपने जैसा प्रश्न किया है 2 व्यक्ति का नाम लिखा हुआ, एक व्यक्ति का 2 आना हुआ और एक व्यक्ति का 4 आना। तो उसके जोड़ने का तरीका है कि 16, आप जानते हैं रुपया आना पाई 16 आना के 1 रुपया होता है, तो यानी कि टोटल जमीन जो हुआ 16 आना। उस खतियान में जो 100 बीघा है वो माना जाएगा 16 आना में 100 बीघा है, तो 16 आना में 2 आना निकाल देंगे तो कितना होगा। 16 आना में 2 आना, उसका कितना भाग हुआ, 8वां भाग हुआ। 16 में 8 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा। तो उसी तरह से 100 बीघा में अगर 8 से भाग देंगे तो जो आवेगा वही 2 आना हिस्सा में उसका उतना जमीन होगा। और अगर 16 आना में 4 आना से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर 4 चौका 16, 4 बचेगा। यानी कि 16 आना में 100 बीघा है तो उसमें 4 से भागा देंगे तो 25 बीघा। तो 4 आने वाले का हिस्सा 25 बीघा होगा और 2 आने वाले का हिस्सा 12.5 बीघा होगा। यही जोड़ने का तरीका है। दूसरा प्रश्न है सुरेश प्रसाद का। ये बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। ये जो प्रश्न पूछे हैं इन्होंने पता तो नहीं दिया, व्यवसाय भी नहीं दिया। ऐसा लगता है कि सुरेश प्रसाद जी या तो विधि के व्यवसायी हैं, यानी कि अधिवक्ता है, या न्यायिक पदाधिकारी भी हो सकते हैं। इनका प्रश्न बहुत टेक्निकल है और बहुत अच्छा है। इन्होंने इनका प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका सही नहीं है,
फिर भी प्रश्न हम समझ गए हैं इनका। इनका प्रश्न करने का तरीका है कि अगर कोई अदालती मुकदमा में, सिविल केस में कोई डिग्री हो जाता है, जजमेंट हो जाता है, तो उसका अपील करते हैं, तो अपील का लिए समय सीमा निर्धारित है, जिसको बोलते हैं कि लिमिटेशन। तो लिमिटेशन किस दिन से चालू होता है? अगर लिमिटेशन जोड़ेंगे तो किस दिन से जोड़ा जाएगा? जैसे मान लीजिए किसी अपील का करने का समय 1 महीना है, किसी का 90 दिन है, तो 1 महीना किस तारीख से शुरू होगा? ये बहुत भ्रामक कभी कभी हो जाता है, अगर सही जानकारी नहीं रहती है लोगों को, और गलती कर देते हैं और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो देखिए, जजमेंट और डिग्री अलग अलग चीज नहीं है। डेफिनेशन को अगर पढ़िएगा तो डिग्री ही जजमेंट है या जजमेंट ही डिग्री है, दोनों एक ही चीज है। डिग्री उसे कहते हैं जो एक फॉर्म बना हुआ है सीपीसी में, उस पर जजमेंट का जो अंतिम निर्णय वाला भाग होता है जजमेंट का, ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट, उसी को उसमें जोड़ दिया जाता है। और जो व्यक्ति केस करता है और जिस पर केस होता है, यानी कि वादी और प्रतिवादी, उन लोग का नाम, पता, उसका जो विवादित भूमि है उसका विवरण, ये सब जोड़ा रहता है। और कब केस फाइल हुआ, काउज ऑफ एक्शन कब हुआ, ये सब डिग्री के फॉर्म पर लिखा रहता है। कितना रुपया का डिग्री हुआ, कितना खर्चा लगा, किसको देना है नहीं देना है, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो इसके लिए कानून सीपीसी में बना हुआ है। अगर आप विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो सीपीसी पर जाके मेरा लेक्चर सुनिए। डिग्री के ऊपर ही खास करके 3-4 लेक्चर होगा, नहीं तो सीपीसी के ऊपर 37-40 लेक्चर है टोटल। पूरा सीपीसी का ज्ञान हो जाएगा अगर आप सुनिएगा तो जजमेंट से ही अपील होगा, ये माना जाता है वैधानिक रूप से। लेकिन पहले जो सीपीसी में प्रावधान था कि जजमेंट से नहीं डिग्री से होगा, क्योंकि ऑर्डर 41 में फर्स्ट अपील जो होता है ऑर्डर 41 में, उसमें लिखा हुआ है डिग्री से होता है। और डिग्री जब बनता है तो उसी डेट से लोग जोड़ते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर जजमेंट मान लिए कि 1 जनवरी को हुआ 2023 में, 1 जनवरी को, और डिग्री बना 15 जनवरी 2023 को, अगर अपील करना होगा तो जोड़ा जाएगा 1 ही जनवरी से 15, जबकि 15 दिन लग गया डिग्री बनने में, उससे अपील का लिमिटेशन नहीं बदलता है। उसका कारण है कि कानून में ही लिखा हुआ है ऑर्डर 20 रूल 7 में कि डिग्री का जो डेट होगा वो जजमेंट का डेट ही होगा। डिग्री कभी भी बने लेकिन जजमेंट का ही डेट होगा। इसलिए जब कभी भी अपील आप फाइल करेंगे तो जजमेंट के डेट से ही लिमिटेशन चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आदित्य सिंह सोलंकी, इन्होंने कोई प्रश्न किया है, इन्होंने ग्रीटिंग्स भेजा है, हैप्पी दिवाली। आपको भी सोलंकी जी हैप्पी दिवाली। एक रवि कुमार हैं, ये कहाँ से भेजे हैं और क्या कहते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। ये सिर्फ एक प्रश्न पूछा, 1 दिन का हियरिंग का कितना है। ये 1 दिन के हियरिंग का फीस के बारे में जानना चाहते हैं रवि कुमार जी। तो ये प्रश्न भी आपका अधूरा है या भेग कहिए, क्योंकि हियरिंग किस बात का है और कहाँ है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट अपील का हियरिंग है हाई कोर्ट में, सेकेंड अपील का हियरिंग है, या क्रिमिनल अपील का हियरिंग है, या रिट का हियरिंग है, सिविल रिवीजन का हियरिंग है, बहुत सा हियरिंग में अलग अलग फीस होता है। लोअर कोर्ट में जनरली जाते नहीं, लेकिन स्पेशल इंगेजमेंट पर अगर लोअर कोर्ट गए तो वहाँ का हियरिंग का फीस अलग होता है। लेकिन जो सिद्धांत हाई कोर्ट में चलता है और हम भी उसी को प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आपने कोई केस फाइल हमसे करवाया हाई कोर्ट में, यानी कि उस केस का हम ड्राफ्ट बनाएंगे और फाइल करेंगे और बहस करेंगे, तो ड्राफ्टिंग, फाइलिंग एंड आर्गुमेंट मिला करके एक फीस जो मेरा है 1,55,000 है। अगर कोई पहले से केस फाइल किया हुआ है, मेरे ही फाइल का है, और एक बार बहस हो चुका है और फीस मिल गया है, फिर दोबारा उसी केस में बहस करने का जरूरत पड़ेगा। और बहस अगर कंटिन्यूअस कई दिन चलेगा, 3 दिन 4 दिन 2 दिन 5 दिन चलेगा, तो 55,000 पर डे लगेगा हियरिंग में। और अगर वैसा ही कोई केस है जो लोअर कोर्ट में जाके अगर बहस करना है, तो उसका 1.5 लाख का दुगुना 3 लाख रुपया फीस लगेगा। अब एक प्रश्न है एडवोकेट R.K. चौधरी, इनका गुड विशेज आया है, धन्यवाद चौधरी जी। इन्होंने लिखा है कि आप
स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। हमारा जो आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, या फेस से बाई लुकिंग उनको ने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ा वीक है। आप लोग जानते ही हैं कि कुछ दिन तक तबीयत खराब रही थी और सर्दी खांसी होने के कारण थोड़ा आवाज़ पर भी असर हो गया। अब सब ठीक ठाक है। मौसम चेंज हो रहा है, उसका भी असर हो सकता है, एज का भी फैक्टर है। आपकी शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवजी यादव, इन्होंने भी ये बात लिखा है, आवाज़ कम है। यादव जी ठीक है, बहुत लोग लिख रहे हैं आवाज़ कम है। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रही है सुनने में, तो यही सजेशन है कि आवाज़ वॉल्यूम आपके सिस्टम में जो भी है बढ़ा करके सुन लीजिए कुछ देर के लिए। आगे शुरू में 2-4 मिनट आवाज़ कम है, लेकिन बाद में आवाज़ हमने टेस्ट किया है, सुनने लायक है। अगर उसमें भी किसी को दिक्कत होता है तो हेडफोन या ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आप आसानी से सुन और समझ सकते हैं। उसी तरह से संतोष कुमार जो है, इन्होंने लिखा है, कहाँ से लिखा है, क्या करते हैं, नहीं लिखा है। इन्होंने इतना ही शिकायत किया है कि आवाज़ कम आ रहा है। तो आप भी वही फॉर्मूला अपनाइए, हेडफोन लगाइए या ईयरफोन लगा करके सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न है विजय कुमार गोपालगंज, इन्होंने लिखा है कि भूदान से इनको 70 साल पहले जमीन प्राप्त हुआ है, जो कि गैर मजरूआ मालिक जमीन है, और 70 साल से इनका घर उसमें बना हुआ है। ये ठीक है, बना हुआ है। तो पिछला लेक्चर में भी एक भूदान से संबंधित प्रश्न है, तो उसके बारे में हमने कुछ जिक्र किया था। और एक और प्रश्नकर्ता का बहुत पहले प्रश्न आया था कि भूदान के बारे में पूरा कानूनी प्रक्रिया बताया जाए और उसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो बार बार वो प्रश्न आता है, फिर यहाँ पर दोहरा रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी कुछ बताए थे। भूदान का आंदोलन जो शुरू हुआ था, सभी लोग जानते हैं, विनोबा भावे, जिनको कि संत की उपाधि मिली थी, संत विनोबा भावे, उन्होंने भूदान यज्ञ प्रारंभ किया था। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि बड़े बड़े भूधारी जमींदार जो हैं, जिनके पास अधिक जमीन है, उनके पास संसाधन पर्याप्त रहते हुए भी खेती ढंग से नहीं होती है। बहुत सा जमीन में उपज जितना होना चाहिए नहीं होता है, या कुछ जमीन का जोताबाद नहीं होता है, बहुत सा जमीन बंजर और बेकार पड़ा हुआ है। इसलिए वैसे जमीन जिनके पास उपयुक्त संसाधन रहते हुए खेती ठीक से नहीं हो रही, या संसाधन की कमी है जिसके कारण नहीं हो रही है, उन लोगों से मिल करके उनसे स्वेच्छा से दान में प्राप्त कर लिया जाए। और वो दान में प्राप्त भूमि को निर्धन व्यक्तियों को, भूमिहीन व्यक्तियों को दिया जाए, ताकि वे अपने श्रम से, परिश्रम से वो उसमें उत्पादन कर सकें और उपज के आधार पर वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, जिससे कि प्रांत और देश में भी उन्नति हो। ये आइडिया बहुत अच्छा था और विनोबा जी ने जन संपर्क अभियान इसके लिए किया था, जिसके कारण विनोबा जी को बहुत मान सम्मान समाज में मिला और भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। और उनके पर्सनालिटी से, उनके उद्देश्य से प्रभावित होकर बड़े बड़े भूधारी और जमींदार लोगों ने उनको स्वेच्छा से दान में जमीन देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बाद में भूमि दान में लेने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ नियमावली बनाया गया, कुछ सुधार किया गया, जिसमें कि कारण ये था कि सब जगह सभी व्यक्ति से दान में भूमि लेने के लिए संत विनोबा भावे नहीं जा सकते थे, उनकी क्षमता सीमित थी। इसलिए उन्होंने कुछ व्यक्तियों का चयन किया था, जो उनके शिष्य के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ रहते थे, काम करते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे कार्य जब आगे बढ़ते गया, तो एक कमेटी बनाई गई और इसका नाम दिया गया भूदान यज्ञ। और भूदान यज्ञ में जमीन लेने के लिए कमेटी बनाया गया, भूदान यज्ञ कमेटी उसका नाम रखा गया। वो हर स्तर पर बना, प्रखंड स्तर पर बना, अनुमंडल स्तर पर बना, जिला स्तर पर बना। उस कमेटी में बाद में प्रशासनिक पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी, हर स्तर के पदाधिकारी उसमें रहने लगे। और उस कमेटी को ही एक अधिकार दिया गया, पहले सरकारी सर्कुलर के हिसाब से बनाया गया, या इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव आदेश, कार्यपालक आदेश के द्वारा ये सब कार्य प्रारंभ किया गया था। बाद में 1954 में भूदान एक्ट बना, जिस एक्ट में पूरा प्रावधान बना दिया गया कि कैसे दान में दिया जाएगा,
दान में देने का तरीका क्या होगा, तो दान में जो भी भूमि दिया जाएगा, क्योंकि इट इज ए गिफ्ट है, तो गिफ्ट के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या वैलिड डॉक्यूमेंट जो कानून के अंतर्गत होना चाहिए, तब वो एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट कौन करेगा, तो भूटान यज्ञ कमेटी के पदाधिकारी जो होंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो बाद में कमेटी की ओर से एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसका जो होता है वेरिफिकेशन का। वो वेरिफिकेशन करने का प्रक्रिया क्या है कि अगर ये जमीन जो जिसने दिया उस व्यक्ति का ये जमीन था कि नहीं था, ये देखना है पहली प्रक्रिया। हो सकता है कि राम की जमीन हो, राम के बजाय श्याम ने उसको दान में दे दिया किसी भी कारण से, गलती से भी दे सकता है या जानबूझ के दे सकता है। तो दान देने वाला व्यक्ति उसका मालिक था कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन, तो उसका दान देने की प्रक्रिया सही थी कि नहीं, स्वेच्छा से दिया गया था कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी प्रयोग हुआ, और अगर उसने दान दिया तो कोई दान पत्र या कि डीड ऑफ गिफ्ट या दान पत्र उसका जो है समुचित तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं, वो कानूनी वैध है कि नहीं। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद कमेटी जो है अपना रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करती है या निर्णय लेती है कि ये दान पत्र जो दिया गया या दान में भूदान या में जमीन दी गई अमुक व्यक्ति के द्वारा, ये दान सही है और इसका पूरा वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन हो गया है, इसको कन्फर्म किया जाता है। उसमें कानूनी प्रावधान बनाया गया कि उसको दान को कन्फर्म भी किया गया है बाद में कमेटी के द्वारा। जब वो कमेटी के द्वारा कन्फर्म हो गया कि वैलिड दान है, यानी कि रैयत ने जो जमीन दिया भूदान में, वो भूदान या कमेटी को विधिवत प्राप्त हो गया, यानी कि टाइटल प्राप्त हो गया, तो कमेटी को जो दान में मिलता है वो सरकार के बिहाफ में कमेटी एक तरह से काम कर रही है कानूनन। तो वो अल्टीमेटली अंततः वो जमीन सरकार में निहित हो जाती है, यानी कि सरकार में भेज कर गई। तो किसी भी रैयत का कोई रहती जमीन अगर उस रैयत के द्वारा भूदान यज्ञ में दान में दिया गया, वो जमीन कन्फर्म हो गया, तो उस सरकार की जमीन होगी, सरकार में भेज कर गया। अब सरकार या सरकार की ओर से सरकार के आदेश से सरकारी पदाधिकारी उसको किसी भी व्यक्ति को उधार जो लैंडलेस है उसको भूमि बंदोबस्ती कर सकते हैं और बंदोबस्ती का शर्त और तरीका निर्धारित कर सकते हैं, तब वो बंदोबस्ती वैलिड है। तो एक जमाने में वो रैयती जमीन समझ लीजिए कि ए का था, और दान के बाद भूदान या कमेटी में आ गया, और भूदान या कमेटी से बिहार सरकार ने में निहित होने के बाद बिहार सरकार ने उसको ए के बजाय बी को या सी को डी को बंदोबस्त कर दिया, और डी का कब्जा दखल हो गया तो उसका पक्का हो गया, वैलिड हो गया, फिर उसको पूरा राइट हो गया, वो एब्सोल्यूट टाइटल होल्डर या मालिक हो गया। वो खरीद बिक्री इजारा पट्टा कुछ भी कर सकता है, दान दे सकता है। तो इसलिए एक का जमीन दूसरे को भूदान एक के द्वारा भी चला जाता है। उसके बाद है सुवाध्या। इन्होंने कोई नाम नहीं लिखा है, लगता है ईमेल आईडी लिखा है यूट्यूब पर @ सुवाध्या 6162। कोई प्रश्न नहीं किया, इन्होंने लिखा है हेल्पफुल लेक्चर। धन्यवाद, अगर हेल्पफुल है तो आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। उसी तरह से श्रीनिवास शर्मा है, ये 8072 लगता है, ईमेल आईडी इन्होंने दिया है। क्या करते हैं, कहाँ से, इन्होंने नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है वेरी यूजफुल लेक्चर फॉर मी। अच्छी बात है, आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो आप सुनते रहिए, हर विषय पर लेक्चर है, पहले का खोजिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए। सब्सक्राइब कर लिए हैं चैनल तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए तो हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको। और पुराना लेक्चर में खोजना चाहिए तो हर लेक्चर का टॉपिक या सब्जेक्ट लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में। पुराना लेक्चर में सिर्फ अंग्रेजी में टॉपिक है, लेकिन इधर 15-20 लेक्चर जो नया सब आया है उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों दिया हुआ है, तो आप आसानी से खोज के देख सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, भी ईमेल आईडी है लिखा हुआ @पल्लव रंजन3624। इन्होंने अपना नाम और पता और पैसा नहीं लिखा है, स्थान भी नहीं लिखा है। खैर आप समझ रहे होंगे, पल्लव रंजन जी रियली हेल्पफुल, इन्होंने इतना ही लिखा है, रियली हेल्पफुल। धन्यवाद, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अच्छी बात है, आप लगातार सुनते रहिए। और आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
चैनल को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, या पुराना कोई टॉपिक पर देखना चाहें तो टॉपिक के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, खोज करके प्लेलिस्ट से आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो आवश्यकता हो आपको वही लेक्चर सुन सकते हैं। या आपको ज्ञान वर्धन करना है तो अपने रुचि के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर लेक्चर को जो वीडियो खोल करके देख कर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी तरह से एक और है प्रश्नकर्ता श्री आयुष कुमार 9685, इन्होंने भी लगता है कि जी अपना मेल आईडी दिया है, नाम और पता पेशा नहीं लिखा, इन्होंने प्रणाम किया है। आपको भी प्रणाम आयुष कुमार जी। उसके बाद है कपिल देव झा, इन्होंने लिखा 8421, कहाँ से हैं और क्या करते हैं ये भी नहीं लिखा, इन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा है। आपको वेरी गुड मॉर्निंग झा जी। उसके बाद रंजीत दरभंगा का प्रश्न है, इनका प्रश्न है रजिस्टर डी और ए का नकल कहाँ से मिलेगा। ऐसा लगता है कि हम इस पर कई बार बता चुके हैं और सर्वे वाला लेक्चर में भी बता चुके हैं, अलग अलग प्रश्नकर्ताओं को भी बता चुके हैं। सर्वे से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उस समय के, सभी दस्तावेज का नकल एक ही जगह से मिलता है, वो है कलेक्ट्री ऑफिस। कलेक्टर के ऑफिस में जो रिकॉर्ड रूम रहता है वही सब रिकॉर्ड रहता है, वहीं से मिलेगा। आपको दरभंगा में कहा है तो दरभंगा कलेक्ट्री से मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है माला सिन्हा 6978। माला सिन्हा ने भी लगता है मेल आईडी ही लिखा है, कहाँ से लिखा है क्या करते हैं इन्होंने लिखा है। इनका प्रश्न है कितना बार सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे कब हुआ है, उसका क्या वैल्यू है और कहाँ उपलब्ध है। हालांकि इनके प्रश्न का जवाब हमने यूट्यूब पर, एक पुराना प्रश्न है इनका, दे दिया था, लेकिन फिर भी आज कुछ विशेष रूप से इनको हम जवाब देना चाहते हैं। उसके बाद एक प्रश्न इन्होंने और किया है कुछ ही दिन के अंतराल में, वह गैर मरुआ मालिक रहती भूमि है तो बिक्री हो सकती है कि नहीं। हालांकि इनके प्रश्न करने के ट्रेंड से लगता है मुझे कि या तो ये विधि विद्यार्थी या विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधकचरा या अधूरा ज्ञान रहने के कारण प्रश्न भी ठीक से नहीं पूछ पा रहे हैं। आपको सर्वे कितना बार हुआ और कब कब हुआ इसके जानकारी होने से कोई फायदा नहीं है। आप इसका कोई लाभ अपने जीवन में या किसी केस में नहीं उठा सकते। जो सर्वे हुआ है वो भी सर्वे कानून, हर कोई न कोई कानून के अंदर हुआ है और सब सरकार के रिकॉर्ड में है, खोजने पर सब मिल जाएगा। उसको रटने का, याद करने का जरूरत नहीं, और न किसी वकील को याद होगा। हमको भी साल पूछिएगा तो एग्जैक्ट नहीं याद है, जरूरत पड़ने पर हम लोग खोज करके बताते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। दूसरा एक प्रश्न लिखा है गैर मजरूआ मालिक रहती भूमि हो तो बिक्री हो सकती है। ये प्रश्न अपने आप में गलत है। गैर मजरूआ मालिक भूमि है तो रहती हो ही नहीं सकती है। गैर मजरूआ मालिक का मतलब वो मालिक की भूमि है। जब मालिक उसको बंदोबस्त कर देगा, ये भी बीटी एक्ट के लेक्चर में काफी हम बता चुके हैं, वहां जाके फिर सुनिए। अगर गैर मजरूआ मालिक है, गैर मजरूआ का समझ गए आप, गैर मजरूआ जिसमें खेती नहीं होती, और मालिक का मतलब जमींदार। तो ऐसी जमीन जिसमें खेती नहीं होती थी और जमींदार के कब्जे में था, वो भूमि जब तक जमींदार के कब्जे में है वो रहती नहीं मानी जाएगी। जब उस भूमि को जमींदार किसी रैयत को बंदोबस्त कर देगा, उससे लगान निर्धारण करके लगान लेगा, या उसको फ्री बंदोबस्त कर देगा, उसका अगर नौकरी करता हो या उसके सेवा लेता हो, किसी कारणवश उससे खुश होकर के फ्री बंदोबस्त कर देगा, तो उसकी रैयती जमीन हो जाएगी। लगान नहीं भी लगेगा तो रैयती जमीन हो जाएगी, अगर वो रेंट फ्री बंदोबस्ती है। तब वो अगर रैयती होगी तो उस रैयत को अधिकार है बेचने का, तब उसका कैरेक्टर है जमीन का जो चेंज कर जाएगा, गैर मजरूआ मालिक से वो रैयती में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्सन के लिए सर्टेन एक्ट्स आवश्यकता है, कुछ कार्यकलाप, कुछ क्रियाक्रम के बाद ही वो कन्वर्सन होता, अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होता। वो क्रियाकलाप क्या है, जमींदार द्वारा बंदोबस्त करना, वो पैसा लेके बंदोबस्त करे, लगान लगा के बंदोबस्त करे, फ्री बंदोबस्त करे, बिना लगान के बंदोबस्त करे, लेकिन कागज से बंदोबस्त करे, जवानी बंदोबस्त करे, जैसे करे। अगर बंदोबस्ती हुआ, बंदोबस्ती के अनुसार रैयत का कब्जा हो गया, तब रैयती हो गया। तो जब रैयती हो गया तो रैयत को पूरा अधिकार हो गया उसको बेचने का, खरीदने का, इजारा पट्टा करने का। अब आइए सर्वे के बारे में। आप ध्यान से सुनिए माला सिन्हा जी, आप नोट कर लीजिए। अगर आप लॉ पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छी बात।
सर्वे सबसे पहले इंडिया में हुआ था मुस्लिम शासन काल में। उसका नाम था थाकवस्त सर्वे। थाकवस्त सर्वे का कोई कानून नहीं था। उस जमींदारों ने हर जगह वो सर्वे नहीं हुआ था, अपने सुविधा के अनुसार लोकल व्यवस्था के तहत वो सर्वे अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया था, ताकि उसके जमींदारी में कितने रैयत हैं, कितना जमीन है, कितना लगान आता है, इसका उसको पता चले। इसलिए उस समय जो नक्शा बना और खतियान बना, वो सबका स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, कानून में उसका वैल्यू नहीं है, कानून में वो एडमिसिबल नहीं है। अगर कोई सूट में या केस में आप दाखिल करेंगे तो वो एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हो सकता है, उसको प्राइवेट डॉक्यूमेंट की तरह प्रूव करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उसका एविडेंसरी वैल्यू बहुत कम है। उसके बाद जो सबसे पहला सर्वे हुआ, वो सर्वे हुआ, उसका नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे बिहार में सबसे पहले बेतिया साइड में हुआ था 1894 में। उसके बाद अन्य पार्ट में जो हुआ 1901 से लेकर के 1910 के बीच में हुआ। सर्वे की प्रक्रिया जहाँ शुरू होती है तो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल लगता है शुरू होने हो और अंत में। जब अंत होता है तब खतियान फाइनली पब्लिश होता है। तो वही जो खतियान पब्लिश हुआ लास्ट में 9 में और 11 में, 9 से लेके 11 में, कहीं कहीं 13 में भी, 1913 में भी पब्लिश हुआ है। ये पता चलेगा जब वहाँ का खतियान देखिएगा तो खतियान के नीचे में या उसके पीठ पर सबसे अंतिम में एक मोहर रहता है। वो सर्वे पदाधिकारी का, जिसको सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर बोलते हैं, वो लिखता है खतियान फाइनली प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश अंडर 106 BPI और उसका दस्तखत रहेगा। तब वो माना जाएगा वो खतियान फाइनल हो गया। अब उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद जो दोबारा सर्वे हुआ, क्योंकि दोबारा हुआ, किसी चीज़ को दोबारा करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवाइज करना, तो उसको रिविजनल सर्वे कहा गया। रिविजनल सर्वे भी एक तारीख में एक दिन में नहीं हुआ। बिहार प्रांत में कई जगह पूरा हुआ, कई जगह अधूरा ही लटका रह गया और कई जगह हुआ ही नहीं हुआ। कई अलग अलग जगहों पर सिचुएशन है। लेकिन ये 63 से लेकर के 73 या 76 तक इसी बीच में कई जगह जहाँ भी हुआ है इसी बीच में हुआ रिविजनल सर्वे। उसके बाद कोई सर्वे करके अलग से नहीं हुआ। जहाँ जहाँ चकबंदी का कानून लागू हुआ तो भी सभी जगह लागू नहीं हुआ। कुछ एरिया में लागू हुआ तो समाप्त हो गया, कुछ एरिया में पेंडिंग रह गया, कुछ एरिया में लागू ही नहीं हुआ। तो चकबंदी के प्रक्रिया के दौरान चकबंदी एक्ट में भी सर्वे करने का प्रावधान है। वहाँ भी खतियान बनता है, जिसको चक खतियान बोलते हैं। तो वहाँ भी सर्वे हुआ, चकबंदी एक्ट बना 1950 में। तो उसके बाद 53, 52, 53, 54 में नोटिफिकेशन हुआ कि इस एरिया में चकबंदी हो। कहीं कहीं 1974 76 के बीच में भी चकबंदी का नोटिफिकेशन हुआ। तो इसलिए एक रूपता नहीं है इसमें। अब चकबंदी के अलावे एक सर्वे और भी हुआ है, जो म्युनिसिपल एरिया है या जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है, जो म्युनिसिपल एक्ट से गाइड होता है, उसके लिए एक अलग कानून है, बंगाल एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922। उस एक्ट के तहत 1922 से लेके 1932 के बीच में अलग अलग शहरों में म्युनिसिपल सर्वे हुआ। उसके अंतर्गत भी म्युनिसिपल खतियान बना। इसके अलावे संथाल परगना में अलग सर्वे हुआ, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत। छोटा नागपुर में अलग सर्वे हुआ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिससे आपको कोई मतलब नहीं। तो हम समझते हैं माला जी, आपको सर्वे के बारे में और अगर विशेष जानकारी है लेना तो सर्वे के ऊपर ही मेरा 3-4 लेक्चर होगा, आप खोजिएगा कहीं ना कहीं, उसमें मिल जाएगा सर्वे का लेक्चर आपको। दूसरा, उसने आपको एक प्रश्न पूछा है वैल्यू क्या है सर्वे खतियान का, खास करके RS खतियान का। ये डाउट आपके मन में कैसे आया? खतियान का वैल्यू क्या है, ये BT एक्ट जिसके अंतर्गत खतियान बनता है उसी में लिखा हुआ, 103B BT एक्ट में ही लिखा हुआ है। इट हैज गॉट प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस। जो चीज उसमें एंट्री लिखा हुआ है कानून में माना जाएगा कि वो सही लिखा हुआ है। ये लीगल प्रिजम्पशन है। तो प्रिजम्पशन जहाँ भी होता है
उसको रिवर्टेबल कानून में बोलते हैं, उसको फैक्ट से रिवर्ट किया जा सकता है। ये करेक्टनेस का प्रिजम्पशन है। अगर खतियान आप दाखिल कर दिए, कहीं पर दिखा दिए तो माना जाएगा सही है, लेकिन उसको झुठलाने की भी प्रक्रिया है। अनलेस इट इज रिवर्टेड बाई कोजेंट एविडेंस, उसको रिवर्ट करने के लिए, उसको खंडन करने के लिए आपको पूर्णतया साक्ष्य की आवश्यकता है देने की, और वो खंडन तभी होगा जब कोई सिविल सूट में ये मामला उठेगा। न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उसका खंडन किया जा सकता है। तो वैल्यू उसका उतना ही है, चाहे आरएस खतियान हो, सीएस खतियान या चकबंदी का खतियान। हाँ, एक फर्क है। एक फर्क ये है क्या कि सीएस खतियान और आरएस खतियान, ये दोनों जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटिल नहीं होता। ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ऑफ पोजीशन के रूप में माना जा सकता है। इसलिए माना जा सकता है कि जिस व्यक्ति का नाम खतियान में दर्ज होता है, उस व्यक्ति का कब्जा रहता है, तभी नाम दर्ज होता है। यानी कि जिस दिन खतियान बना, उस दिन उस व्यक्ति का नाम खतियान में लिखा गया है, उसका कब्जा था। तो पोजेशन ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ खतियान और पब्लिकेशन ऑफ खतियान माना जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट पोजेशन का मान, लेकिन टाइटिल का नहीं। लेकिन उसके विपरीत जो चकबंदी का खतियान होता है, उसको एक्ट क्या है, चकबंदी एक्ट में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर। वो खतियान जो है वो टाइटिल का डॉक्यूमेंट माना जाता है, यही फर्क। बाकी खतियान टाइटिल का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, सिर्फ चकबंदी खतियान टाइटिल का डॉक्यूमेंट। इसलिए आरएस खतियान, सीएस खतियान, सबका वैल्यू बराबर है। अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कई बार हम बता भी चुके हैं कि सीएस खतियान में राजा राम मोहन राय का नाम है, मान लीजिए सीएस खतियान में। 50 वर्ष के बाद आरएस खतियान बना, राजा राम मोहन राय मर गए, उनका बेटा आ गया, शिव मोहन राय आ गया, बेटा भी मर गया, उसके बाद प्रताप मोहन आ गया। तो आरएस खतियान जब बनने लगा था, प्रताप मोहन का नाम होगा कि राजा राम मोहन का होगा? तो जो जीवित व्यक्ति है उसी का होगा। तो उसका जो पुराना खतियान था, वो खतियान का वैल्यू अब खत्म हो गया, यानी कि उसमें जो व्यक्ति लिखा हुआ था रैयत, उसका अब रैयत ही नहीं रहा। वो तो रैयत ही नहीं रहा, तो उसका जमीन अब कहाँ से रहा? वो इनहेरिटेंस से चलाया बाहर। अगर वो जिंदगी में बेच देते तो खरीदार का होता। तो आरएस खतियान जो अप टू डेट है, आज के तारीख में जिस दिन खतियान बन रहा है, उस दिन उस व्यक्ति के कब्जा में है, चाहे किसी भी कारण या किसी भी प्रकार से आया। इसीलिए कहा जाता है कि जब नया खतियान बन जाता है, तब पुराना खतियान का वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी कि वो रिप्लेस हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, एक मकान में रह रहा है, वो मकान उसका है, अब वो व्यक्ति मर जाता है, उसका जो वारिस है, जो इनहेरिट करता है, तो अपने आप वो मकान उसका हो गया। उसको मकान में पहुंचाने की अब आवश्यकता नहीं है, और उसको टाइटिल अलग से दिलाने की कोई प्रक्रिया करेंगे, बाई वे ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। अगर जो व्यक्ति का मकान है, वो व्यक्ति खुद किसी को सेल डीड कर दिया और वो मकान छोड़ करके चला गया था, जो खरीदार है उसको टाइटिल हो गया, वो मकान में रहने का अधिकारी हो गया। तब उसका जो पहले का टाइटिल था, वो आदमी मान लीजिए किसी से डीड से खरीदे हुए था, तो वो डीड का वैल्यू खत्म हो गया। वो डीड के आधार पर उसको टाइटिल मिला, फिर उसने दूसरा डीड कर दिया, तो जो दूसरा खरीदार है उसको दूसरे डीड से टाइटिल हो गया, तो पहला डीड उसके लिए कोई खास वैल्यू नहीं रहा। हाँ, विवाद होने पर वो दिखा सकता है कि हमारे वेंडर को, माने मेरे विक्रेता को भी खरीदारी से प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से अगर विवाद होगा आरएस खतियान की एंट्री का कि सही या गलत है, तो पुराना सीएस खतियान को दिखा करके ये कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का सीएस खतियान में नाम था, उसी से ये लिंक्ड है आरएस खतियान वाला व्यक्ति। लिंक्ड यानी कि उसी का या तो वारिस है या उसी का ट्रांसफर ही है, उसी से हक और हकीयत इसको मिला है, चाहे बरासतन मिले, एज ए लीगल एयर या रिप्रेजेंटेटिव मिले, या किसी डॉक्यूमेंट के जरिए मिले, तब उसकी रेलिवेंसी है इस बात को दर्शाने के लिए। लेकिन वो आदमी अगर कहे कि नहीं, अगर सीएस खतियान में किसी का नाम है और आरएस खतियान वाला को कहे कि नहीं सीएस खतियान में मेरा है, तुम्हारा नहीं है, भागो, तो ऐसा नहीं है। वो सीएस खतियान का ही खत्म हो गया, आरएस खतियान उस पर प्रिवेल करेगा। तो इसका दूसरे शब्द में वैल्यू के रूप में आप कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट खतियान होता है वो प्रिवेल करता है प्रीवियस खतियान पर। अब जो बाद में बना, सीएस बना तो हक वस्त पर प्रिवेल कर गया,
जब RS बना तो CS पर प्रिवेल कर गया, जब चकबंदी बना तो चकबंदी प्रिवेल कर गया RS पर। तो लेटेस्ट एंड अप टू डेट खतियान है वही प्रिवेल करता है, उसी का वैल्यू आप मान सकते हैं। उसके बाद अमरेंद्र 4644, इन्होंने कोई प्रश्न किया, प्रणाम भेजा है। अमरेंद्र जी आपको भी प्रणाम। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये पता नहीं चलता है, परिचय पूरा दीजिए तो अच्छा रहेगा। शिवजी यादव @8834, ये गोपालगंज से लिखते हैं। हालांकि इन्होंने प्रश्न कई किया था और बहुत पहले किया था, यूट्यूब पर भी मैंने छोटा सा इनको रिप्लाई दिया था, फिर भी आज हम एक्सप्लेन कर देते हैं। शिवजी यादव जी, कभी कभी लगता है इसके प्रश्न करने से कि ये भी अधिवक्ता है, लेकिन पता नहीं क्यों अपना परिचय लोग छिपा लेते हैं। परिचय बताने तो अच्छा रहेगा। अब बार बार आप प्रश्न करते हैं तो आपका परिचय हमसे हो जाएगा, हमेशा हमको याद रहेगा। एक बार अगर कोई नाम पढ़ लेते हैं या प्रश्न सुन लेते हैं तो हमको याद रहता है, तो आसान रहेगा। आपने लिखा है कि टटिया टाइटिल वाद चल रहा है खतियान के आधार पर, ABCD रिकॉर्डेड टेनेंट है, एक जात का है, और नाम दू अलग अलग दर्ज है। पिता एक बता रहा है, वंशावली से पता चलता है। आप टाइटिल से संबंधित प्रश्न किए हैं, लेकिन प्रश्न आपका भेग है। आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये पता नहीं चला, इसलिए हमने रिप्लाई दिया था कि जब आपका टाइटिल चल रहा है तो बेहतर होगा कि आप गोपालगंज में सिविल के वकील से मिल के राय लीजिए। अगर उनके राय से आप संतुष्ट नहीं तो सारा पेपर टाइटिल का और फिर अन्य पेपर लेके मेरे पास आइए, तभी आपके संतुष्टि के अनुसार राय दिया जा सकता है। तो ये सब सारे प्रश्न जितने भी यूट्यूब पर अब तक हमने देखा और खोजा और अवेलेबल है, उस सभी प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार चैनल को फॉलो करते हैं, सभी लेक्चर को सुनते हैं, प्रश्न करते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट भी करना चाहिए, सभी का स्वागत है। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है कि आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने के पहले जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसको एक बार जरूर खोल करके देख लीजिए। कम से कम 8, 10 या 11 लेक्चर सीरीज होगा। करीब करीब सभी प्रश्नों का उत्तर जो मैंने आज दिया वो सब पहले भी दिया जा चुका है, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। और रिपीट करने में हो सकता है बाद में कुछ लोग ऐसा कहे कि उस लेक्चर में आपने ऐसा कहा था, इस लेक्चर में आपने ऐसा कहा था। तो बोलने के तरीका में या बोलने के लहजा में या किस कंटेक्स्ट में सवाल था और किस कंटेक्स्ट में हमने क्या जवाब दिया, उसमें भिन्नता भी हो सकती है। इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि किस कंटेक्स्ट में वो जवाब था, किस कंटेक्स्ट में ये जवाब है। आज का लेक्चर इतना ही। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।